Good morning, student. Today we will read about the remaining chapter of economics. अब अभी तक हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। अब है कि क्या एक ही हिस्सा में किसान पहले से ज़्यादा उपज कर सकता है या प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। सेम लैंड है, क्या अपना प्रोडक्शन उसमें बढ़ा सकता है। क्योंकि जो हम पालमपुर जो विलेज है उसमें हम पढ़ रहे हैं कि वहाँ के जो किसान हैं वो एक साल में 3 फसल बो रहे हैं। ठीक है, एक साल में कितनी फसल बो रहे हैं? 3 फसल बो रहे हैं। यानी उसने कहा है कि वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पोटैटो बोते हैं। ठीक है, रेनी सीजन में खरीफ की फसल गवार ज्वार बाजरा बोता है और उसके बाद वो गेहूँ बो देता है। और कुछ पार्ट उनका शुगर केन को डिवोटेड है, यानी कुछ हिस्से में शुगर केन की भी खेती होती है, यानी गन्ने की खेती भी होती है। तो कह रहे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही सीजन में 3 फसल ले लेना। तो इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है कि जो गांव का जो इरिगेशन जो फैसिलिटी है वो डेवलप है। यानी कि वहाँ जो इरिगेशन जो फैसिलिटी है वो जो पहले पर्सन व्हील से होती थी, यानी कुओं में जो रहट के द्वारा जो होती थी वो ना हो के अब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ट्यूबवेल रन कर रहे हैं। यानी ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई हो रही है, जहाँ वो किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। और इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी थी वो बहुत पहले ही आ गई थी, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे जो फसल है वो बड़े एरिया में हो रही है और अच्छे से रहे। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्यूबवेल्स है वो कम टाइम में एक लंबे एरिया को क्या करते हैं? इरिगेट कर देते हैं। ठीक है, और इसीलिए कह रहे हैं कि 1970 तक जो पालमपुर विलेज था इसका 200 हेक्टेयर एरिया था वो इरिगेटेड हो चुका था। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे कुछ जो ट्यूबवेल्स थे वो किसानों ने गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए थे, बाद में धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने खुद लगा लिया और उनकी ज़मीन इरिगेट हो गई और उसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो प्रोडक्शन था वो अच्छा होने लगा। अब कह के जैसे पालमपुर विलेज में बताया कि पूरे इंडिया में ऐसा सिस्टम है, वहाँ पे भी इरिगेशन इतनी डेवलप है। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं है। अगर हम प्लेन एरिया और कोस्टल एरिया को छोड़ दें तो इंडिया का बहुत सारा पार्ट जैसे प्लेट्यू रीजन है और भी अदर पार्ट है, माउंटेन रीजन है, वहाँ पे इतनी अच्छी इरिगेशन नहीं है। इंडिया का केवल 40% हिस्सा है वो ही वेल डेवलप्ड है किसमें? इरिगेशन में। इसके अलावा जो 60% रिमेनिंग होगा बचा है वो आज भी किस पे डिपेंड है? बारिश पे डिपेंड है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि एक लाइन और आई है, देखो ध्यान से पढ़ना है कि टू ग्रो मोर देन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। कह रहे कि एक ही हिस्से में एक से ज़्यादा फसल उगाने को ही हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। एक साल में एक ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसल उगाने को क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये एक मोस्ट कॉमन वे है जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो लैंड का उभर जाता है। और पालमपुर गांव के जो ज़्यादातर किसान हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं कि वो 10 से 15 साल 15 से 20 साल से यही करते आ रहे हैं कि 2 मेन क्रॉप तो उगाते हैं, खरीफ और रबी की, उनके बीच में वो क्या उगा लेते हैं? पोटैटो भी उगा लेते हैं। यानी एक साल में 3 फसल उगा लेते हैं। नीचे टेबल दी गई है, ठीक है, और इसको आपको पढ़ लेना है। आगे है ये टेबल है कि 1950 में जो एरिया था उस गांव का वो 120 एकड़ था और अब वो बढ़कर कितना हो गया है? तो 2000 में वो 140 हो गया। ठीक है, इसी तरह से टेबल दी गई है, आप इसको पढ़ना है। और आपने ऊपर देखा होगा जो प्रोडक्शन है वो सेम नहीं है। मल्टीपल क्रॉपिंग के द्वारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है और जो दूसरा है वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हाई यील्ड है। कह रहे कि सिर्फ इरिगेशन से ही प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, उसके द्वारा और भी कई मेथड है जिससे कि हमारा इरिगेशन बढ़ रहा है। अगर आप अपने घर पे बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले हमारे खेतों में इतना प्रोडक्शन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जिस साल बारिश अच्छी होती थी तो प्रोडक्शन हो जाता था, अदरवाइज होता भी नहीं था। ठीक है, लेकिन आज हो रहा है कि 1960 के बाद है जो एक नई टेक्निक आई थी जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया कि इस टाइम हायर यील्ड जो सीड्स थे उनका यूज किया गया।
हायर यील्ड सीड्स होते हैं जो ज़्यादा उपज देते हैं, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था कि जो ट्रेडिशनल सीड्स क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लो गेहूँ है, जो हमारे पास गेहूँ है हमने उसको अगले साल बीज के तौर पर खेतों में बो दिया, तो वो हमारे हो गए ट्रेडिशनल सीड्स। लेकिन हाई यील्ड होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई गाँव के जो बच्चे हैं कि उनके घर में जब फसल बोते हैं तो उनके मम्मी पापा होते हैं, वो एक थैली लेके आते हैं बीज की, अलग से एक पैकेट आता है और उस पैकेट को ही खेत में बोते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाई यील्ड सीड्स होता है और उससे जो हमारी फसल होती है वो अच्छी होती है, उसमें बेस्ट क्वालिटी के सीड्स होते हैं। और जो घर पे जो हमारे जो अनाज होता है अगर उसी को हम बो देते हैं तो उसमें कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अनराइप्ड होते हैं, तो वो पूरी तरह से खेत में क्या होते हैं, अच्छे से नहीं उगते हैं। और इसीलिए जो हाई यील्ड जो सीड्स थे इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। और इन सीड्स के साथ इनमें ज़रूरत पड़ती है पानी की, तो है ही, पानी भी इसमें ज़्यादा चाहिए। और दूसरे इसके साथ में क्या है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का भी यूज होता है। पहले जो किसान थे वो क्या करते थे, फर्टिलाइज़र के रूप में जो काव डंग होता था, जो घर में जो पशु होते थे उनका जो गोबर होता था उसको वो मैनोर के रूप में यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि फर्टिलाइजर्स में आपने देखा होगा गाँव क्रॉप्स में यूरिया और डीएपी, दो फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों क्या है, फर्टिलाइजर्स है, जिससे कि हमारी क्रॉप क्या हो रही है, अच्छी हो रही है। तो दो क्वेश्चन इसमें आए हैं, एक हाई यील्ड HYVS है, तो इसका मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी हाई यील्ड जो सीड्स होते हैं उनकी वैरायटी क्या होती है, अच्छी होती है। दूसरा है किसमें हाई यील्ड जो सीड्स होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, मोर इरिगेशन, और प्लस में क्या चाहिए, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, ठीक है। इसके आगे है जो पेस्टिसाइड्स हैं उसके रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारी फसल है वो अच्छी होती है। इसी तरीके से पंजाब और हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे उन्होंने सबसे पहले इस मेथड को अपनाया था, किसका, HYVS को, ठीक है। और इसका रिजल्ट ये निकला कि इस रीजन के जो फार्मर्स थे उन्होंने सबसे पहले अपने ट्यूबवेल सेटअप किए, उसके बाद उन्होंने HYV सीड्स का यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, और उनमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनरी भी लाए, जैसे जिसमें ट्रैक्टर्स है, थ्रेसर है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हार्वेस्टिंग और प्लगिंग का जो सिस्टम है वो भी फास्ट हो गया। पहले क्या होता था, जो प्लगिंग था वो बैलों के द्वारा की जाती थी, ऊँट के द्वारा की जाती थी, तो उसमें टाइम लगता था। लेकिन आज क्या है, ट्रैक्टर के माध्यम से हम एक ही दिन में कम से कम बहुत ज़्यादा एकड़ को क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। इसी तरह से पहले जो अनाज निकाला था वो भी क्या होता था कि उसको अलग मेथड होता है, कूट कर या ट्रैक्टर वगैरह से उसको चारों तरफ उसको दबा कर निकाला जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि जो थ्रेसर आ गए हैं, ठीक है, हार्वेस्टर आ गए हैं, जिससे उसको हार्वेस्ट करना क्या है, बड़ा ही आसान हो गया है। कंबाइन मशीन है जिससे कि एक दिन में पता नहीं कितने एकड़ को क्या करते हैं, वो हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो पालमपुर जो विलेज है उसमें भी जो वीट जो पहले क्या होती थी, ट्रेडिशनल मेथड से होती थी, जिसमें 1300 kg 1 हेक्टेयर में बीज बोया जाता था। लेकिन अब जो हाई यील्ड है ये 32 kg पर हेक्टेयर बोया जा रहा है। जिसकी वजह से क्या है कि जो बीज की अमाउंट बढ़ी है तो उसके साथ साथ उसका प्रोडक्शन की अमाउंट भी इतनी बढ़ी है कि यहाँ के जो किसान हैं वो क्या करते हैं कि प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपने घर की जो नीड्स के अलावा उनके पास सरप्लस अनाज होता है और उसको मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे टेबल दी गई है कि पहले प्रोडक्शन जो दाल का 1956 से 66 में कितना होता था और 2001 से 01 में कितना हो रहा है, इसको आपको पढ़ लेना। अगला है कि विल द लैंड इज सस्टेन, कि जो लैंड है ये सस्टेन है, धारणीय है, क्या ये ऐसी रहती, हमेशा ऐसी रहेगी या इसमें भी कुछ ज़रूरत पड़ती है इसको कंजर्व करने की, ठीक है। तो लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, लैंड हमारी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज, और हमें इसको यूज़ करते टाइम बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर चलो मैं आगे पढ़ा देती हूँ। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स। अब क्या है कि साइंटिफिक है, जो साइंटिस्ट है वो रिपोर्ट दे रहे हैं,
बता रहे हैं कि मॉडर्न मेथड से जब हम फार्मिंग करते हैं तो उस नेचुरल रिसोर्स को हम कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। यानी पहले क्या क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो उससे हमारी जो लैंड है ना वो ख़राब हो रही है। ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए हमें इनका कम यूज करना चाहिए एक लिमिट में। ठीक है, करके इन मैनी एरिया ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। करके जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया उसकी वजह से हमने क्या किया कि फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज बढ़ा दिया, और जिससे हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी है, सॉइल की जो उपजाऊपन है वो क्या हो रही है, ख़त्म होती जा रही है। इसी तरह से हम लगातार इरिगेशन कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर की जो टेबल है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है। जब कुओं से ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं तो पानी क्या है, उसका लेवल नीचे जा रहा है। ठीक है, और इससे हमारी दोनों ही है, एक तो हमारी लैंड भी ख़राब हो रही है, दूसरा हमारी वाटर टेबल भी गड़बड़ा रही है। तो इन दोनों को ही बचाने के लिए, दोनों को ही रिस्टोर करने के लिए हमें बड़ा ही ध्यान रखना है, जिससे कि हम पूरे एनवायरनमेंट को सेव कर सकें अपने फ्यूचर के लिए। हमें ज़्यादा इरिगेशन में पानी वेस्ट नहीं करना है, और ना ही हमें अपने खेतों में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज नहीं करना है। ठीक है, कि हाउ इज़ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में जो लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है, क्या सबके पास इक्वल लैंड है? तो ये तो उसने पहले ही बता दिया था कि जो ज़्यादातर जो 150 फैमिली है उनके पास मोस्ट ऑफ क्या है, ज़मीन है। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ लेते हैं इसको कि यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। अब इतना तो आप पढ़ चुके हो पर कि लैंड कितनी ज़रूरी हमें खेती बाड़ी के लिए। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशेंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है कि सबके पास पर्याप्त लैंड नहीं है। ठीक है, कि वो उसके ऊपर क्या कर सके, खेती बाड़ी कर सके। इन पालमपुर विलेज अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। अब कह रहे हैं कि पालमपुर विलेज में बताया है कि जो 450 गांव हैं उसमें 1/3 तो लैंडलेस है, उनके पास तो ज़मीन है ही नहीं, यानी 150 फैमिलीज के पास तो ज़मीन है ही नहीं कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, और जो बची हुई है उसमें 240 फैमिली ऐसी है जिनके पास थोड़ी लैंड है, लगभग 2 एकड़ ज़मीन है, हेक्टेयर ज़मीन है। ठीक है, यानी 1/3 के पास तो बिल्कुल ही नहीं है, 150 घरों के पास तो बिल्कुल ही नहीं है, और जो 240 हैं उनके पास ज़मीन तो है लेकिन थोड़ी है, लगभग 2 हेक्टेयर है। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडुकेट इनकम इन द फार्मर फैमिली। और जब 2 हेक्टेयर ज़मीन है तो क्या एक किसान के लिए उतना प्रोडक्शन हो जाएगा, इतनी इनकम हो जाएगी कि पूरी साल वो अपने फैमिली का गुजारा कर सके। तो इन 1960 गोविंद वाज ए फार्मर विथ 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। कह रहे कि 1960 में गोविंद एक फार्मर था जिसके पास 2.25 एकड़ हेक्टेयर क्या थी, ज़मीन थी, और वो अनइरिगेटेड थी, उस पर पानी नहीं था, उसके पास ट्यूबवेल नहीं था। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेट द लैंड। वो अपने 3 बेटों के साथ उसको क्या करता था, कल्टिवेट करता था, जोतता था। द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद ए लिटल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम द बेफेलो दैट द फैमिली पोजेस्ड। कह रहे कि इसके अलावा क्या थी कि उतना ही अनाज होता था कि वो उनकी नीड्स को ही पूरा करता था, और इसीलिए वो क्या करते थे कि अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक मान लो एक बेफेलो रखते थे, जिससे कि उनकी इनकम हो जाती थी। सम ईयर आफ्टर गोविंद्स डेथ दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन। अब उसके पापा गोविंद की डेथ के बाद वो ज़मीन थी 2.25 एकड़, वो अब क्या की गई, तीनों बेटों में बांट दी गई। अब उनके पास तो 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं गई, 0.75 यानी लगभग 1 एकड़ के हिसाब से उनके पास क्या बची, ज़मीन बची। Even with improvement irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land, or they have to look for additional work during part of the year. अब कह रहे हैं कि उनके बच्चों ने उसके इरिगेशन और के मॉडर्न जो मेथड थे उनको भी अपनाया। ठीक है, फार्मिंग के मेथड को भी अपनाया, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी इनकम इतनी नहीं होती थी कि जिससे अपना गुजारा कर सके, इसलिए उसने एडिशनल काम करना शुरू कर दिया खेती के साथ साथ साल के दूसरे पार्ट के दौरान।
तो यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। करके आपने देखा है कि जैसे पिक्चर बना रखी है तो कुछ लोगों के पास ये बड़ी ज़मीन है, किसी और फिर छोटी छोटी होती जाती और छोटे पार्ट हो रहे हैं। तो यानी कि इंडिया के ज़्यादातर जो किसान हैं उनके पास ज़मीन क्या है, कम है, छोटी है, ठीक है। तो दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स, और ये किसके छोटे छोटे किसान हैं वो इनको कल्टिवेट करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखा तो हाफ एरिया है वो बड़े जो एरिया है ज़मीन का वो कुछ लोगों के हाथ में है, ठीक है। अगर पालमपुर में देखें तो 60 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास मीडियम और लार्ज एरिया है, ठीक है, मोर देन 2 एकड़, यानी उनको 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। और कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है। तो अब बाकी है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही। इसमें जो पढ़ा है मेन बातें क्या है कि इसमें क्या बताई है कि एक तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया, 1960 में आया, उससे क्या फ़ायदा हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, किसकी वजह से बढ़ा, HYVS की वजह से। HYVS को क्या चाहिए, मोर इरिगेशन चाहिए, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज चाहिए। अब इनका यूज करने से क्या हुआ, नुकसान भी हुआ, किसको, हमारी लैंड को, हमारे एनवायरनमेंट को। क्यों, क्योंकि हमारी लैंड की जो फर्टिलिटी है वो कम होती है, ज़्यादा इरिगेशन से हमारी जो वाटर टेबल है वो नीचे जा रही है। और दूसरा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में लैंड का वो इक्वल नहीं है, किसी के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास, एक हिस्सा ऐसा है जिनके पास बहुत कम ज़मीन है और एक हिस्सा ऐसा है जिसके पास बिल्कुल ही ज़मीन नहीं है, ठीक है। तो ये इतना हमने पढ़ा है और बाकी हम आगे वीडियो में। थैंक यू।